जितने इंसिडेंसेस हुए हैं उसमें मैंने ज़्यादातर हेल्प की है उन स्पिरिट्स की, एंड उसका तुरंत ही रिवर्ट आया माजे बाबा वारले। मेरी बेटियां तक डर चुकी थी, हिंट्स देते गए कि अपना वादा मत भूलना, कि लोअर बॉडी पूरी क्रश हो चुकी थी। दादी की सांसें ना वापस आ गई है। आत्माएं जो ऐसी हैं वो आपके इर्द गिर्द रहती ही हैं, आप उनको देख नहीं पाते हो। राइट। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। आज की हमारी गेस्ट है मीरा। मीरा सुनाएंगी उनकी डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। ये कहानी कॉपीराइटेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कहानी आप कहीं इस्तेमाल ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हेलो मीरा। हेलो। हाय, आप कैसे हो? ऑल गुड, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, जिसका आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं, हम लोग एक्साइटेड है आपकी कहानियाँ सुनने के लिए, पर उसके पहले आपके बारे में कुछ बताइए हमें। जी, मैं एक पैरानॉर्मल ऑथर हूँ। ओके। सो एक्चुअली गॉथिक सही शब्द रहेगा, क्योंकि गॉथिक के दो हिस्से हैं, एक है पैरानॉर्मल और एक है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। तो मैं इन दोनों टॉपिक्स पर लिखती हूँ, एंड एज अ स्टोरी टेलर मैं ज़्यादातर पैरानॉर्मल पर स्टोरी टेलिंग करती हूँ, लाइव स्टोरी टेलिंग करती हूँ, एंड इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, इंट्यूटिव फेस रीडिंग, एंड ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद मैंने सीखी नहीं है, बट इट जस्ट कम्स टू मी। तो मैं प्रैक्टिस आप नहीं कह सकते मैं करती हूँ, बट हाँ, मैं थोड़ा बहुत अगर कोई आता है पूछता है तो मैं उनको गाइड कर देती हूँ। ओके, ग्रेट। कुछ बताइए आपके बुक के बारे में। मेरी जो पहली किताब है वो स्पेक है, पोइट्री किताब है, जिसमें मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर मैंने पोएम्स लिखी हैं। और जो सामाजिक इश्यूज हैं हमारे, जो नॉर्मली हम लोग उनको ऐसे ही उसके बारे में हम लोग शायद लाउडली बात नहीं करते, तो मैंने उन सामाजिक तत्वों को, उन सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर मैंने पोएम्स लिखी हुई हैं। और जो मेरी सेकेंड बुक है वो तो पैरानॉर्मल को लेकर ही है। उसमें मैंने 13 एंटिटीज के बारे में पोएम्स लिखी हैं, एंड 5 पोएम पर एंटिटी। सो आपको मिरर्स के बारे में, शैडो क्रीचर्स, फिर ट्रीज, दोज हु कैन मूव, देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो वैसे 13 एंटिटीज, एंड जो 13th लास्ट वाली एंटिटी है, दैट इज द डार्क प्रिंस, या लूसीफर आप कह सकते हैं। तो उसके बारे में है। सो आई एम काफी इंटरेस्टिंग है आपका पोएम का कंटेंट। यस, आई थिंक आई माइट बी द ओनली पोएट इन इंडिया। आई थिंक आई सर्च, कोई मुझे मिला नहीं। ऑथर्स काफ़ी मिले जो स्टोरीज लिखते हैं, बट पोएट जो सिर्फ पैरानॉर्मल पर लिखता हो वो मुझे फ़िलहाल कोई नहीं मिला अभी तक। सो आई डोंट नो वेदर आई एम द ओनली वन और देयर आर मोर, मुझे नहीं पता, बट इट्स गुड टू नो कि आई एम द ओनली वन राइट नाउ जो पोएट्री लिखता है पैरानॉर्मल को लेकर। बहुत बढ़िया। हम लोग पक्का पढ़ना चाहेंगे आपकी पोएम्स। यस, तो है वैसे तो ई बुक अमेज़न पर, किंडल पर है। ओके, किंडल पर जी, नॉक्टर्नल फ्राइट्स। ओके, तो वो आप पिक्चर देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि पक्का चीज के बारे में। आप हमें लिंक दे दीजिए, हम लोग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो भी पढ़ सके। थैंक यू सो मच। क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग, आई थिंक मैंने ऐसे सुना नहीं, पोएम्स तो सुनी नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और नॉवेल पढ़ने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में पोएम पढ़ी जा सकती है। 1 या 2 मिनट में आप पोएम पढ़ सकते हैं। राइट। और कंटिन्यूटी नहीं है। आप एक पोएम पढ़ लो, बुक बंद कर दो, हो गया। जब नेक्स्ट टाइम मूड हुआ बुक खोलो, दूसरी पोएम पढ़ लो। तो कंटिन्यूटी का कुछ है ही नहीं, आप कभी भी बुक उठाकर पढ़ सकते हो पोएम्स। तो बस वही होता है। मैं बिल्कुल देखना चाहूँगी कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है आपने पोएम, क्योंकि 400-500 पेजेस की नॉवेल्स में मतलब बुक लिखी जाती है, तो काफ़ी मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी पोएम पढ़ने में, पक्का पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू एंजॉय द पोएम्स। यस, डेफिनेटली मैं आपको रिव्यू दे दूंगी। थैंक यू।
मीरा, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। हम चाहते हैं आप कुछ हॉरर कहानियाँ सुनाए या हॉरर इंसिडेंट जो आपके साथ हुई हो जी, या आपके रिलेटिव्स में या गांव में। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग बचपन से अभी तक तो कुछ ना कुछ सुना रहता है, हमारे साथ कुछ अनहोनी होती रहती है। तो मैं चाहती हूँ आपका खुद का कुछ एक्सपीरियंस है, पहले वो आप बताइए मुझे। जी, मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी चीज़ें मैं इंट्यूटिवली करती हूँ। ओके। जैसे टैरो रीडिंग वगैरह। तो वैसे स्पिरिट्स के साथ भी काफ़ी कनेक्शन कभी कभी ना कभी हुआ है, मेरा इंटरेक्शन हुआ है। आई एम लकी कि वो सब अच्छे इंसिडेंसेस हुए हैं। दे हैव नॉट बीन वेरी फ्राइटनिंग बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट, ऑब्वियसली मैं भगवान में भी मानती हूँ, तो वहाँ पर होते हुए मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसे बुरे इंसिडेंसेस नहीं हुए हैं, टच वुड। लेकिन जितने इंसिडेंसेस हुए हैं उसमें मैंने ज़्यादातर हेल्प की है उन स्पिरिट्स की। और उनके जो कुछ रिलेटिव्स जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, तो मैंने शायद उनकी हेल्प ही की है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर तो मुझे अभी भी है। ऑब्वियसली होता है, एनर्जी है वो। जी, वो काफ़ी बड़ी एनर्जी है एंड वो आपसे क्या कुछ नहीं करवा सकती है अगर चाहे तो। राइट। तो एक ऐसा इंसिडेंस है जो मुझे एक्चुअली काफ़ी थोड़ा सा उसने मुझे डरा के रख दिया था। एंड उसके काफ़ी रीज़न से मैं क्यों डर गई थी, क्योंकि एक तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। मैं स्पिरिट्स और आज मुझे फील होता है, तो वो वहाँ तक ठीक है। यू नो, किसी का मूड या कोई अनजानी शक्ति है तो आप महसूस कर सकते हो। लेकिन जब वो आपके इमोशंस पर हावी हो जाती है और आपको कुछ करने पे मजबूर कर देती है ना, मैनिपुलेट करती है, तब ये ऐसा इंसिडेंस था। मैं बहुत ही डर गई थी, बट लकीली उन्होंने, वो जो स्पिरिट थी उसने मेरी बात मानी एंड गेव मी सम टाइम। उन्होंने मुझे कुछ वक्त दिया ताकि मैं सॉर्ट आउट कर लूँ जो भी इश्यूज हैं और उनका जो प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो इस कहानी का नाम अगर मैं देना चाहूँ तो इट इज़, आई विल कॉल इट एज चाफा। ये फूल का नाम है शायद। जी, ये फूल का नाम है। जब मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंसिडेंस हुआ था, आप समझ जाएंगे कि मैं इस इंसिडेंस को एज चाफा क्यों याद रखती हूँ। इट्स लाइक ओवर द इयर्स इट हैज हैपेंड। तो मुझे लगता है लॉकडाउन के 1-2 साल पहले की बात है। मैं अपने बेटे को किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेके गई थी, छोटा है वो, तो वहाँ पर कुछ रोबोस का कुछ शो वगैरह कुछ था, तो उसको काफ़ी इंटरेस्ट था उस चीज़ों में। तो मैं अपने बेटे को वहाँ लेके गई थी। तो वहाँ के जो लड़के थे कॉलेज के, वॉलंटियर लड़के, तो अभी कंटिन्यूस 2-3 दिन मैं वहाँ जा रही थी, तो दे बिकेम फ्रेंड्स। दे यूज्ड टू ऑलवेज, वो हमारे लिए सीट बुक करके रख देते कि मैम आप और आपका बेटा यहाँ पर बैठिए। उसमें से कुछ जन ने नंबर्स एक्सचेंज किए थे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करने लगे वगैरह। तो ये लोग सिर्फ हाय हेलो तक ही था, यू नो, फॉर 2-3 इयर्स। फिर लॉकडाउन के बाद वाला जो रक्षाबंधन था, फर्स्ट रक्षाबंधन ऑफ लाइक 2020 लॉकडाउन, राइट, एंड 2021 थोड़ा सा खुल चुका था। तो रक्षाबंधन था हमारी फैमिली में। रक्षाबंधन इज़ लाइक अ बिग सेलिब्रेशन, यू नो। सब लोग जितने क्लोज मेंबर्स हैं सब आ जाते हैं। तो करीबन 50-60 लोग, 3 जनरेशंस स्पैनिंग टुगेदर, सो 50-60 लोग हो जाते हैं। सो रात को मैं काफ़ी थक चुकी थी एंड सोने की तैयारी हो रही थी, कुछ 1-1:30 बज गया था रात का। तभी सडनली मेरे मोबाइल पे मैसेज आया। अब रात को 1:30 बजे मैसेज आता है, मैं देख लेती हूँ एंड आई जस्ट कीप इट असाइड। फैमिली में से अगर किसी का हो तो रिप्लाई कर देती हूँ, अदरवाइज 1:30 इज़ नॉट अ डिसेंट टाइम, राइट। लेकिन मैंने देखा वो जो वॉलंटियर लड़के थे उनमें से एक का मैसेज था। मैं नॉर्मली तो अवॉइड ही कर देती, बट उस रात पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसको रिवर्ट बैक किया और मैंने उसको ऐसे ही पूछा, कैसा आहेस। नॉर्मली इंग्लिश में बात करती हूँ उससे, बट उस दिन मैंने उसको मराठी में मैसेज डाला, कसा आहेस। अच्छा। एंड उसका तुरंत ही रिवर्ट आया, माझे बाबा वारले।
एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज कभी ऐसे पर्सनल लेवल पर कभी बात ही नहीं हुई. जस्ट हाय हेलो मैम, आपकी राइटिंग कैसी चल रही है, आप आइए हमारे गांव कभी, एंड ऑल दैट. एंड सडनली दिस बॉय सेइंग माजे बाबा वारले, एंड आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. आई वाज स्पीचलेस and I just said, I'm sorry for your loss, but stay strong. And that boy started asking me so many questions regarding, कि why ये सब मेरे साथ क्यों हुआ. And आप तो पैरानॉर्मल के बारे में इतना लिखते हो, तो आपको पैरानॉर्मल के बारे में भी बहुत पता है. तो मेरे डैड इतने अचानक से गुजर गए हैं, तो उनकी आत्मा क्या अभी भी आसपास होगी. एंड उसके बहुत बहुत सारे सवाल थे. अब फ्रैंकली मैंने गीता कभी पढ़ी नहीं है, भागवत गीता, बट उस रात मैंने उसको काफ़ी कुछ चीज़ें कही जो शायद भागवत गीता में लिखी गई हो. और मुझे पता भी नहीं था कि मैं भागवत गीता कोट कर रही हूँ उसके लिए. हम बातें कर रहे हैं, वो कुछ मुझे सवाल कर रहा है, मैं उसका रिवर्ट दे रही हूँ. ऐसे बात करते करते 3:30 बज गया. फिर मैंने उसको कहा, देख 3:30 बज गए, तुझे भी अर्ली मॉर्निंग उठना है. तेरे डैड को सिर्फ 5 या 6 ही दिन हुए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे. आई सेड वॉट एवर क्वेश्चंस तुम्हारे मन में है, एक काम करना, तुम कल जब तुम पूजा में फिर से बैठो या जो भी आप करते हो आपके एरिया में, या आपके क्रिया जो भी आप करते हो, तब जब आप बैठोगे दिल से मन से अपने पापा को वो सवाल करना. आपको खुद ब खुद उसका जवाब मिल जाएगा. तो उसने कहा ठीक है, मैं वो करूँगा. और उसने एक्चुअली मुझे बताया कि आपने जो भी कहा ना, वो मेरे पिताजी हमेशा मुझे भागवत गीता में से पढ़कर सुनाते थे. थोड़ी देर तो मैंने सोचा नहीं यार, कहीं से कहीं मैंने अनकॉन्शियसली कहीं मैंने सुना होगा ये सब, राइट, और मैं वो रिपीट कर रही हूँ. बिकॉज मैं भी, दो आई एम अ ऑथर, मैं पैरानॉर्मल में डैबल करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि उसका साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है. मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी, तो मुझे पता है कि वो अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होगा. और मैंने उसको रिवर्ट किया है, नथिंग पैरानॉर्मल अबाउट इट. सो आई सेड ओके, पॉसिबल. एंड मैंने फ़ोन साइड पे रख दिया. तब अचानक से मुझे चाफे की स्मेल आई. रात को 3:30 बजे. एंड आई स्टे ऑन द 7th फ्लोर, टॉप फ्लोर. सो गार्डन ऑब्वियसली मेरे पास जो गार्डन है उसमें चाफा नहीं है. जस्ट यहाँ वहाँ मनी प्लांट है और 1-2 ऐसे कुछ फ्लावर्स नहीं है वहाँ पर. आई लिटरली, मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में इतनी सारी राखियाँ थी ना, मैं एक एक करके स्मेल करने लगी उन राखियों को, क्योंकि आजकल राखी में होता है ना वो चंदन की स्मेल वगैरह. तो मैंने सोचा शायद उनकी हाथ में जो राखी है उससे स्मेल आ रही है. लेकिन वो तो कब से मेरे पास में उसी बेड पर सोए थे साथ में साइड पर, तभी तो कोई चाफे की स्मेल नहीं आई. मैंने इनफैक्ट मेरा मेन डोर ओपन करके देखा कि कहीं बाहर कुछ तो ऐसा नहीं जिससे चाफे की स्मेल आ रही है. लेकिन जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकल के हॉल की तरफ जाती हूँ, चाफे की स्मेल नहीं है. चाफे की स्मेल जहाँ पर मैं बैठी थी, जहाँ पर मेरा सोने का या प्लेस है, बस वहीं तक चाफे की स्मेल आ रही थी. मैंने फटाफट गूगल सर्च किया. मुझे पता था इस फ्लावर की स्मेल को चाफा फ्लावर कहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको दूसरी लैंग्वेजेस में क्या कहते हैं, एंड मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूँ. मैंने गूगल पे देखा, कंफर्म किया यही फ्लावर है जिसकी मुझे खुशबू आ रही है. स्क्रीनशॉट लिया और मैंने उस लड़के को सेंड किया. आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, बट आई डिड दैट. मैंने उस लड़के को सेंड किया, बोला, और मैंने उसको मैसेज डाला कि इज दिस योर फादर्स फेवरेट फ्लावर. उसका कुछ रिवर्ट नहीं आया ऑब्वियसली एट दैट टाइम. दूसरे दिन शाम को उसने मुझे एक फ़ोटो सेंड करी. वो फ़ोटो एक कच्ची सड़क है और रोड क्रॉस जैसे हम करते हैं, बस ऑपोजिट एक आजी, लाइक ओल्ड लेडी, टोकरी लेकर बैठी है जिसमें चाफा फ्लावर्स हैं. मैं भी, मुझे रेफरेंस समझ में नहीं आया कि इसने मुझे क्यों भेजा है. फिर उसने लिख के भेजा कि हमारी जो किराने की शॉप है जहाँ पर इसके फादर बैठते थे, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ये लेडी बैठती है चाफा लेकर.
और उसके डैड की हैबिट थी रोज़ उनसे चाफा लेकर जो टेम्पल है उनका, जो मंदिर है किराने की शॉप के अंदर, वहाँ पर वो चाफा रखते थे। तो पहले तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फील करना एक अलग होता है। और ये आप कह सकते हैं इट वाज लिटरली द स्मेल, चाफे की स्मेल आ रही थी मुझे। चाफा इर्द गिर्द नहीं था लेकिन स्मेल आ रही थी। और वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। एग्जैक्टली। आप उसको ना फ्रिज में 10 दिन भी रखो ना तो भी उसकी स्मेल आती है। बिल्कुल। तो इट वाज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि ये इसका एक नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट जैसे क्लैरिवॉयंट इज विजन के साथ रिलेटेड है, वैसे स्मेल के साथ भी उसको कुछ एक वर्ड है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड, बट उसका रिलेशन यही होता है। वो आपको उस स्पिरिट ने, उसके डैड की स्पिरिट ने मुझे अपना होने का एहसास दिलाया। वो आपके थ्रू बात करना चाह रही थी। आपके मेरे थ्रू ही शायद उन्होंने बात की थी। राइट। ऑलरेडी बात कर चुके थे वो। एंड मैं उस लड़के का फुल नाम तक नहीं जानती आज तक। सो मेरे लिए वो ज़्यादा शॉकिंग था कि उन्होंने मुझे चूज़ किया। एंड मैं ना उनसे कभी मिली हूँ, मुझे उनका नाम तक नहीं पता, कौन से गांव के हैं, क्या कुछ मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आई वॉज लाइक ओके चलो ठीक है, उस बच्चे को कुछ शायद उसके सवाल के जवाब मिल गए तो ही मस्ट बी एट ईज। कुछ 2-3 महीने के बाद उस लड़के ने मुझे कुछ फोटोज भेजे गांव से। ये मॉनसून के बाद का पीरियड। तो उसमें एक बिल्डिंग भी थी, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। जैसे ही मैंने वो बिल्डिंग देखी, पता नहीं आया, मैं फूट कर रोने लगी। मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। एंड एकदम एक हार्ट में ना एकदम एक कहता ना हैवीनेस फील होने लगी मुझे। तो मैंने उसको वॉइस मैसेज भेजा कि वो बिल्डिंग क्या है, और वो बिल्डिंग देखकर मेरी ये हालत है तो क्या है वो बिल्डिंग। फिर उसने कहा कि जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे तब ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये हम लोग का फैमिली घर है। एंड फाइनली ये कंप्लीट हो चुकी है। तो उसने क्या किया था, उस लड़के ने जो नेचर फोटोज हैं, मालवन आपको पता है, मालवन एरिया बारिश के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बहुत ही। तो उसने अपने गांव की वो जो खूबसूरती के साथ वो फोटो सेंड किया था। सिंगल आउट नहीं किया था उसने, बट उसी फोटो को देखकर मुझे रोना आ गया। एंड मैंने उसको पूछा भी, तो उसने कहा कि पापा की इच्छा थी कि एक ऐसा मकान हो बड़ा वाला जहाँ पर सब कजिन्स साथ में मिलकर रह सकें, जितने जनरेशन्स वगैरह हैं। तो फिर एक ना भूत सा सवार हो गया मुझे कि बस अभी के अभी बैग पैक कर और निकलो। एक फोर्स मुझे लिटरली खींच रहा था। तो तभी मुझे डर लगा कि मुझे गांव नहीं पता उसका कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर मैं अपने आप को शायद प्रॉपर बाइंडिंग ना करती अपने आप की, तो शायद मैं बैग लेकर निकल पड़ती। इतना स्ट्रॉन्ग सेंसेशन था वो। फिर तभी उस लड़के का वापस मैसेज आया कि मैम तुम्ही या आमच्या घरी। आई वॉज लाइक इनवाइट किया उसने मुझे। तो मैंने कहा देख भाई, तेरा गांव मुझे पता नहीं है। सर 10 तास, सर 10 आवर्स लगते हैं। एंड आई वॉज लिटरली लाइक 10 आवर्स आई जस्ट कैनॉट लीव एवरीथिंग। मैं ऐसे ही थोड़ी ना यार, मेरा भी घर बार है, मेरा भी काम वगैरह है, मैं ऐसे ही तो बैग उठा के आई मीन 10 आवर्स जाने का प्लस वहाँ पर आप जो भी, एंड 10 आवर्स आने का, 20 आवर्स स्ट्रेट, 1 डे फुल। एंड आई वॉज नॉट रेडी एक्चुअली, मैं तैयार नहीं थी। एक होता ना कि आप मेंटली भी आपको प्रिपेयर करना होता है, राइट। और ये इतना सब क्विकली हो रहा था ना कि मैं एक्चुअली में सच में डरी हुई थी। एंड मुझे था कि मैं शायद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ ये फेस करने के लिए। क्योंकि जो पुल था ना, मीन इट वाज, मेरी बेटियां तक डर चुकी थी। दे वर लाइक मम्मा
इट्स वेरी बैड। अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ हो गया तो हम किसको कांटेक्ट करेंगे? एग्जैक्टली कि समझो पॉजेस्ड हो गए तुम या कुछ हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसे बुलाएंगे? वो एंटिटी आपको कंट्रोल करना चाहती थी, और जी। अगर आपका कंट्रोल आपके ऊपर हाँ, से छूट जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। एग्जैक्टली। तो मैं वही, मुझे ग्राउंडिंग करनी थी अपने आप को कि मैं अपने स्पिरिट को, अपनी फिजिकल बॉडी को और जो हमारी ऑरा होती है उसको मुझे टाइट ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना था। तो आई नीडेड दैट, वो मुझे टाइम चाहिए था। प्लस मैं अपने फैमिली को ज़्यादा डराना भी नहीं चाहती थी और मैं बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं जा रही हूँ। सो मैंने पहले तो वो स्पिरिट से मैंने फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो वहीं पर थी, आई न्यू दैट, क्योंकि मैं उसे महसूस कर पा रही थी और बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही थी। और मुझे ये भी पता है कि वो ऑब्वियसली फादर हैं किसी लड़के के। तो मैंने लिटरली उनसे प्रार्थना करी कि मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आप मेरी भी बात समझिए। मैं एक औरत हूँ, राइट। मैं ऐसे ही अपने बच्चों को, घर को छोड़कर मैं कहीं ऐसे ही जा नहीं सकती। एग्जैक्टली। तो आप प्लीज़ मुझे मौका दीजिए ताकि मैं सब सेट करूं, एंड मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपके गांव एक बार पक्का जाऊंगी। ओके। जैसे ही मैंने ये वादा किया तो एक जो हैवीनेस जो था वो थोड़ा कम हो गया। ओके। माने उन्होंने एक स्टेप पीछे लिया। द स्पिरिट जो थी, उन्होंने एक स्टेप पीछे लिया मेरी बात मानकर। सो वो एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं कि हुआ। अगर वो कोई जिद्दी स्पिरिट होती तो शायद नहीं सुनती मेरी बात। उन्होंने मेरी बात सुनी, स्टेप बैक किया। लेकिन स्टेप बैक करने के बाद वो कंटिन्यूस मुझे हिंट देते गए। कुछ दिनों बाद मेरे घर में रेती थी। कहाँ से आई पता नहीं, बीच पर तो कोई गया नहीं था। तो रेती कहाँ से आई? लिटरली बीच की गोल्डन रेती थी। और अगर कोई जू जाता भी है मेरे घर से तो वो गोल्डन रेती नहीं है जू बीच पर, वो काली ज्यादा है, गोल्डन नहीं है। गोल्डन आपको सिर्फ मालवन के बीचेस पर ही मिलती है। सो आई वाज लाइक, रेती कहाँ से आई? मैंने मेरे बच्चों को भी पूछा, कॉलेज जाते हैं, कहीं बंक मार के निकल गए होंगे। लाइक मम्मा प्लीज, बीच पे नहीं गए हम लोग, जाएंगे तो आपको बता के जाएंगे। मैंने मेरी मेट को भी पूछा कि तू कहीं गई थी क्या, या कहीं पर काम करे वो लोग? लाइक नहीं, कुठे नहीं। लाइक तो फिर रेती कहाँ से आई? आई लेट इट स्लाइड। बोला चलो ठीक है। फिर ऐसे होता था कि मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, चाफा मेरे आसपास हो कि नहीं, मुझे चाफे की स्मेल आने लगती है। मैंने सिग्नल पे ठीक है चाफे के फ्लावर्स लेकर घूमते हैं, लेकिन मैं रेलवे स्टेशन पर स्टेयरकेस क्लाइम कर रही हूँ, कोई नहीं है चाफे वाला वहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे चाफे की स्मेल आएगी। मैं एसी कार में हम लोग कहीं जा रहे हैं, कार्स के विंडोज़ भी बंद हैं, फिर भी मुझे चाफे की स्मेल आएगी। एंड चाफे का मैंने कभी परफ्यूम भी नहीं यूज़ किया है या कुछ। तो मुझे वो कंटिन्यूस, मुझे वो 4-5 महीनों तक कंटिन्यूस मुझे हिंट्स देते गए कि अपना वादा मत भूलना। लकीली मुझे मौका मिला, 3 दिन की कुछ पब्लिक हॉलीडेज़ वगैरह कुछ था, पता नहीं मुझे कुछ था। मैंने उस लड़के को मैसेज करा कि आई डोंट नो वेयर, गांव तुम्हारा क्या, कौन सी ट्रेन? तो उसने बोला वो आप फिक्र मत करो, ट्रेन की टिकट्स मैं बुक करके देता हूँ। ऐसे ठीक है, मुझे रेट को जो भी है मुझे सेंड कर देना, आई विल पे फॉर इट। तो आई वेंट, मैं गई वहाँ पर, तो वो तुरंत मुझे अपने घर नहीं लेके गया, बिकॉज उसने शायद अपनी मम्मा से बात नहीं कर रही थी। आई सेड फाइन, इट्स ओके। He took me to some guest house, local guest house, and he said tomorrow morning I'll come to pick you up. I said okay, fine. I was there the whole night. I couldn't sleep because एक बेचैनी हो गई थी, you know, and एक बेचैनी, लाइक 2-3 इमोशंस क्लैश हो रहे थे। एक ऐसी बेचैनी कि घर के पास हूँ लेकिन घर नहीं जा रहा, और दूसरा एक कि मेरे गांव की खुशबू आ रही है मुझे, यू नो, जो दरिया किनारे की जो स्मेल होती है, जो हवा होती है,
तो वो एक हल्की सी खुशी भी, एक बेचैनी भी, सब मिक्स्ड इमोशंस आ रहे थे. एंड ऑब्वियसली फिजिकली आई वाज फीलिंग वेरी ड्रेन्ड. मुझे काफ़ी हेडेक वगैरह भी शुरू हो गया था. ट्रैवलिंग इतना आप करके ट्रैवलिंग से तो नहीं था, बट ये जो हावी हो रहे थे जो स्पिरिट मुझ पर, और उसके जो इमोशंस मैं फील कर रही थी, उसकी वजह से फिजिकली मैं अपने आप को बहुत ही लो महसूस करने लगी थी. क्योंकि मैं काफ़ी करीब थी उनके पर्सनल स्पेस में. राइट. सिर्फ 15 मिनट का या 20 मिनट का शायद डिफरेंस होगा बाय कार, और उतने डिस्टेंस पर मैं रात भर थी. फिर लड़का वो आया सुबह मुझे पिकअप करने, और उसने मुझे ब्रेकफास्ट करवाया एंड फिर घर लेके गया. जब घर लेके गया तो पहले वो जो बिल्डिंग थी फोटो में, उस बिल्डिंग के वहाँ लेके गया. एंड आई जस्ट वेंट एंड सैट ओवर देयर. एंड एकदम रोना ही आ गया मुझे तभी भी. एक्चुअली अभी भी मुझे वो सोचकर भी मुझे रोना आ रहा है. मैं देख पा रही हूँ आपके एक्सप्रेशंस. बिकॉज वो फीलिंग जो थी ना तभी, मैं शायद उसको ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाई. इवन बीइंग अ ऑथर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी. वो एक सपना अपना पूरा होता है, एंड यू नो एक खुशी महसूस होती है, मन भर आता है, मन भर आता है. एंड वो खुशी वाले आंसू थे, और मैं बस वहीं बैठकर स्माइल भी कर रही हूँ, रो भी रही हूँ. उस लड़की के फैमिली के कुछ मेंबर्स आए, एंड कुछ पूछा नहीं किसी ने, मैंने भी कुछ बताया नहीं. आई वाज जस्ट ऐसे लग रहा था कि मैं बस खुश हूँ. ऐसे लग रहा था जैसे अपनी फैमिली को देख के मैं बहुत खुश हूँ कि नहीं मेरे बच्चे सब खुश हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं. लेकिन ऐसे मुझे ऐसे था कि मैं शायद सबको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, यू नो सब पहचान वाले हैं, ऐसे मुझे लग रहा था. फिर मैंने कहा लेकिन ये तो मेरा घर नहीं है. वो फील तो मुझे हुआ कि ये मेरा घर नहीं है. लेकिन फिर वो लड़का एक्चुअली अपने घर, जो दुकान थी उसके ऊपर ही घर था उनका. ग्राउंड फ्लोर पर शॉप थी, फर्स्ट फ्लोर पर घर था. तो वो लड़का मुझे अपने घर ले गया, और तभी फर्स्ट टाइम मैंने फोटो देखी उसके डैड की. मैंने देखा तो नहीं था उनको. फिर मैं सोफे का एक कॉर्नर था, पर्टिकुलर कॉर्नर, वहां पर जाके मैं बैठ गई. एंड आई वाज सो, इतना रिलैक्सिंग में मुझे लग रहा था ना कि हाश मैं अपने घर हूँ ना. वो एकदम रिलैक्स वाली फीलिंग मुझे हो रही थी कि कहीं हम बारगांव से काफ़ी सालों से हम कहीं गए हुए हैं, एंड फिर अपने घर आते हैं, तो वो हल्कापन और वो जो अपनापन महसूस होता है वो मुझे महसूस हुआ. जबकि वो आपका घर, खुद का घर भी नहीं था. मैं पहली बार वहाँ पर गई थी, और उस लड़की की मम्मा आई. नॉर्मली कोई आपके घर आता तो आप उनको पूछते हो चाय कॉफ़ी क्या चाहिए. उन्होंने मुझे कुछ पूछा नहीं, आके कॉफ़ी का ग्लास रख दिया. और मैंने कॉफ़ी पी, एंड मैंने उठ के उनको सडनली हग किया. आई जस्ट हग्ड हर and I patted her back, and it was just like आपला पोरा सगळं करून घेणार आहे, तू फिकर नको कर. I mean, and how did that come out? And it was just out of the blue, and it was just happening, and I let it happen. I knew that somewhere it is not me speaking, obviously, so I just gave myself in it at that moment. जैसे ही मैं सोफे पे बैठी थी, मैंने अपने आप को गिव अप कर दिया था कि मीरा अपने आप को अभी छोड़ दो, let the spirit do what it is supposed to do. तभी शायद उनको मुक्ति मिलेगी. तो मैंने तभी, मैं मीरा हूँ वो तो मैंने भूल ही मैंने छोड़ ही दिया वो. I was like, I let myself. फिर हम लोग वापस नीचे गए. नीचे शॉप में उसकी सिस्टर बैठी थी. तो मैंने उससे भी बात करी, नीट अभ्यास कर आणि आईचा ध्यान ठेव, समथिंग लाइक दैट. आई सेड, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट समथिंग टू दैट इफेक्ट.
फिर हम लोग वापस कार में बैठे, उस लड़के ने मुझे एक पैकेट दिया। गेस व्हाट? चाफा। जी उसमें चाफा था। ओके। बट उस चाफे की मुझे स्मेल आना बंद हो गई। इट वॉज राइट इन माई हैंड। मैं उसे ऐसे स्मेल करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे खुशबू ही नहीं आ रही है चाफे की, जो कि इतने टाइम से चाफा नहीं है, फिर भी खुशबू आ रही थी। चाफा अब मेरे हाथ में और मुझे चाफे की खुशबू नहीं आ रही है। और मैंने आपसे कहा ना आते कि मैं रिक्शा से आ रही थी एंड मैंने सोचा कि आपको मैं कौन सा इंसिडेंस बताऊं। तभी चाफे वाला वहां पर आया। लेकिन मुझे फिर भी खुशबू नहीं आ रही थी। एंड उस इंसिडेंस के बाद मैंने देखा है कि मुझे चाफे की खुशबू अभी तक नहीं आती है। शिट। चाफा मेरे करीब होता है, कभी कभी बालों में भी लगा होता है, लेकिन मुझे उसकी खुशबू नहीं आती है। सो आई गेस कि वो स्पिरिट के साथ वो खुशबू भी मेरे लाइफ से चली गई है। लेकिन एक बात यह है कि लड़का खुश है। मैंने उसकी हेल्प की। एंड एक ये भी बात हुई कि जब मैंने कॉफ़ी पी, तो मैं चाय कॉफ़ी दोनों पीती हूँ, मेरा ऐसा कुछ खास प्रेफरेंस नहीं है। और वो लड़का फिर बॉम्बे मेरे साथ ही आ रहा था फिर से, तो उसने मुझे रास्ते में पूछा कि आपको कॉफ़ी कैसी लगी। मैंने कहा वर्ल्ड बेस्ट कॉफ़ी। एंड इतने देर तक वो लड़का भी ना शायद 100% उसको श्योर नहीं था कि उसके डैड का स्पिरिट कनेक्ट कर रहा है मेरे साथ। बट जैसे ही मैंने ये कहा ना, उसकी आंख भी भर आई। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे फादर जब आखिरी सांसें गिन रहे थे ना, तो उनको हॉस्पिटल की चाय पसंद नहीं थी। उन्होंने कॉफ़ी मांगी थी, वो भी उनकी वाइफ यानी इस लड़के के मॉम के हाथ की कॉफ़ी मांगी थी। और ये लड़का कॉफ़ी लेने घर गया था। एंड जब तक वो वापस आया, ही वॉज नो मोर। सो इट वॉज लाइक कि उनकी आखिरी इच्छा वही थी शायद, कॉफ़ी, उनके मम्मी के हाथ की कॉफ़ी पीनी। एंड वो कॉफ़ी मैंने पी। एंड ही सेड कि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मेरे मॉम के हाथ की कॉफ़ी इज़ द वर्ल्ड बेस्ट कॉफ़ी। एंड आई सेड द सेम वर्ड्स। तो कहीं ना कहीं फाइनली ही रियलाइज्ड कि शायद ट्रूली लाइक आई वाज नॉट मैं कुछ धोखा या कुछ धोखाधड़ी नहीं हो रही है उसके साथ। कहीं ना कहीं उसने भी रियलाइज़ किया कि नहीं, शायद मेरे डैड ही थे। एंड दैट्स इट। मैं उसके बाद कभी उन्होंने मुझे भी परेशान नहीं किया। जैसे मैंने कहा आपको, चाफे की स्मेल आना ही बंद हो गई। चाफा हाथ में है, फिर भी खुशबू नहीं आ रही है मुझे। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। एंड आई सेड ना कि ये बहुत ही अच्छी आत्मा थी जिन्होंने मुझे इतना परेशान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हिंट्स दिए मुझे, सटल हिंट्स देते गए ताकि मैं भूल ना जाऊं कि तुमने वादा किया था, तो तुम अब अपना वादा पूरा करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड उसके बाद दिस वाज इट। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक्चुअली किसी स्पिरिट के साथ उनकी बात मानकर मैंने कुछ किया हो। मैं नॉर्मली इग्नोर करती हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं होता ना कि वो स्पिरिट कैसी है। राइट। तो मैंने तो मेरे डैड से यही सीखा था कि डोंट गिव इन इजीली। वो तुमसे कुछ भी करवाने चाहें, आप मान मत लेना। बट इस बार मैंने मानी तो डर भी था, क्योंकि हम लोग को पता नहीं वो कब हावी हो जाएंगे जी। क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो पावर है वो हमसे और मैं वापस आई मुंबई, मुझे वही था, मुझे तो डर था कि कहीं मैं वहीं रह ना जाऊं। बिकॉज तभी कुछ देर के लिए तो तभी वो भी डर था कि मैंने अपने आप को लाइक यहाँ तक तो लेके हाँ यहाँ तक तो मैं लेके आई, लेकिन मैं वापस जा पाऊंगी और जा पाऊंगी तो मैं खुद लाइक मैं कि मेरे साथ डबल राइड करके वो स्पिरिट भी आएगी। मुझे कुछ पता नहीं था। इट वाज वेरी एक इनसिक्योरिटी काफ़ी थी मुझ में ऑब्वियसली। बट आप कह सकते हैं गुरु कृपा या कुल देवता या जो भी, माँ बाप का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद। तो यहाँ पर पितरों ने अपना काम किया, उन्होंने मुझे भी सेफ रखा। तो मैं घर वापस आ गई। एंड मैंने ये इंसिडेंट्स लाइक आज आपको बता रही हूँ, आई विल नॉट शेयर विद माय फैमिली, बट या मैंने उनको बाद में काफ़ी बाद मैंने उनको
मेरे बच्चों को बताया दैट आई हैड गॉन एंड ऐसे ऐसे सब हुआ था एंड मैं वापस आ गई करके, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों पर वो असर करे कहीं। क्योंकि जब आप किसी आत्मा की बात नहीं मानते हो और वो अगर बुरी आत्मा है तो वो आपको तो हानि पहुंचाती है, आपके प्रियजनों को भी वो हानि पहुंचाने की कोशिश करती है। राइट। तो वो मैं नहीं चाहती थी, तो मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं करा था। बट देन आई थिंक सब ठीक हो गया, क्योंकि मेरा भी मन क्लियर था। एक होता है ना कि आपके मन में भी कोई चोर नहीं था, क्योंकि मैंने तो उस बच्चे को कहा था कि टिकट्स के भी मैं दे दूंगी, तू भी पे मत कर। इट वॉज नॉट कि मैं मुझे कहीं घूमने जाना था या समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी तो था नहीं, कहीं नहीं गई। एक एनर्जी जो आपको खींच के लेके गई, तो मैं गई एंड लकीली मैं वापस आ गई। एंड यस, थैंक गॉड। आज यहाँ पे हो आप? यस, आज यहाँ पर हूँ। ओके। बेसिकली जो पितृपक्ष करते हैं, राइट जी, तो महाराष्ट्र में, मतलब हम लोग के यहाँ पे तो ऐसा है कि जब खाना रखते हैं ना पूरा थाली सजा के, तो जो भी अभी है नहीं ना, उनको आवाज़ देते पर्सनली जी। जैसे कि किसी की अगर माँ नहीं है तो माँ को बुलाते हैं कि माँ आ जाओ, डैडी आ जाओ, दादा दादी आ जाओ, ऐसे। तो मतलब बचपन से मैं देखते आई हूँ ये सब चीज़ें, तो ऐसे लगता था कि क्यों बुला रहे ये लोग, समझ रहे आप जी। क्यों सबको क्यों बुला रहे? रख दिया, हो गया ना काम, नहीं, खाना तो रख दिया, हो गया, इतना क्यों है कि वो बेल लेके जाते थे, घंटियाँ थी ना, हाँ, तो और बुलाते थे सब, पूजा वूजा होने के बाद ना वहाँ साइड में खड़े रह के बुलाते थे कि मेरे पापा तो बुलाते हैं कि आइए बाबा, या अभी मेरे चाचा भी नहीं है तो भाऊ ये, वही नहीं ये, ऐसा करके सबको बुलाते। मैं अभी तक सोचती थी कि ऐसे क्यों बुलाते, क्या ज़रूरत है? हम लोग थोड़े मॉडर्न भी है ना, तो आधा अधूरा ज्ञान में से स्पिरिट्स को बुलाना ज़रूरी होता है, पितरुओं को खास करके, ताकि उनकी जो भी आखिरी इच्छा हो, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि उनकी कॉफ़ी पीने की इच्छा थी, राइट, वो भी उसके मॉम के हाथ की ही। तो वैसे अगर आप पितरुओं को, जब पितृ पक्ष में तो खास करके हम बुलाते हैं, मैंने देखा और सिर्फ मालवन साइड में नहीं, हम में भी वो करते हैं, I'm a गुजराती, तो हम में भी वो करते हैं। हम पितृ पक्ष में खाना खिलाते हैं, ब्राह्मण भट्ट जी को तो खिलाते ही हैं, साथ में हम लोग टेरेस पे कौवे वगैरह को खिलाते हैं जी। तो वहाँ पर हम पितरुओं को मान सम्मान से बुलाते हैं कि आप आइए और खाना खाइए, राइट, ताकि उनकी जितनी भी आखिरी इच्छा हो वो शायद फुलफिल हो जाए और वो तृप्त महसूस करें। और ये एक वो बात भी है ना, आपने कोको मूवी देखी है क्या? तो हाँ, इंग्लिश एनिमेटेड कोको, तो उसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट दिखाया था। एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो जितने भी दुनिया के धर्म हैं या जो भी आप देख लो, रिचुअल्स या जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं सेम है, राइट, सिर्फ नाम अलग होते हैं, नाम अलग होते हैं, तरीका अलग होता है, बट अल्टीमेटली जो गोल होता है उनका, जिस चीज़ से, जिस वजह से करते हैं, वो सब सेम ही होता है। जैसे कि अभी हैलोवीन आ रहा है और हम दिवाली में 4 रास्ते पर खाना वगैरह रखते हैं, कहते हैं पीछे मुड़ के मत देखना है, 4 रास्ता जी। तो वो दिवाली के हम एक दिन पहले होता है वो सब, राइट। तो वो और हैलोवीन कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक नहीं कह सकते, सिमिलर है वो भी। और हैलोवीन का कंसेप्ट पितृपक्ष से भी मिलता है। हैलोवीन होता ही इसलिए ताकि वो लोग अपने एंसेस्टर्स को, जिनको हम पितृ कहते हैं, एंसेस्टर्स को बुलाएं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो फिर कुछ है वो लोग भूत के कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते हैं, या कुछ अपने आप को बचाने के लिए, ऐसा कुछ है उनका कंसेप्ट, बट वो काफ़ी सिमिलर है हमारे कंसेप्ट से, राइट। और जो आप जिस कोको मूवी की बात करें उसमें भी वही कंसेप्ट है कि वो लोग पूरा जो एक दिन है वो अपने पितरों यानी अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं जी। तो ये उसके पीछे का ये एक भी रीजन होगा पितृपक्ष वाला जी, कि एटलीस्ट साल में एक बार तो हम लोग को याद करो, क्योंकि बेसिकली कोई जाता है ना तो कुछ टाइम के बाद क्यों ना हो लोग थोड़ा भूल जाते हैं, कितना भी क्लोज इंसान हो, क्योंकि वो आई थिंक जीवन का सत्य है, वो तो है, वो जीवन चक्र हम जो कहते हैं या समय चक्र है, वो तो चलता ही जाएगा, किसी के लिए रुकेगा नहीं। तो बस उसकी वजह से हम लोग काफी टाइम भूल जाते हैं, और जितने भी करीबी हों आपको लगता है कि नहीं इनकी शक्ल आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन 6-8 महीने के बाद आपको शक्ल कॉन्शियसली याद करनी पड़ती है कि वो कैसे दिखते थे, उनका आवाज कैसा था,
आप भूल जाते हो, तो वो आपको कॉन्शियसली याद रखना पड़ता है। एंड कभी कभी आप जब भूल जाते हो ना उनको, तो वो कहीं ना आपको खुद आके रिमाइंडर दे के जाते हैं। आप जब भी किसी मुसीबत में हो तो आपको वहाँ से वो लोग निकाल लेते हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ हिंट्स देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। वो हमेशा ऊपर से देखते रहते हैं आपको, हमारे आसपास ही होते हैं। आपका एक्सपीरियंस बहुत हॉरिबल था। मतलब मैं तो सोच नहीं, मतलब मैं अगर होती तो शायद मैं नहीं जाती वहाँ तक। आई एग्री, नहीं जाना चाहिए, बट मैंने लीप ऑफ फेथ या मैंने अपने पितरों और अपने गुरु पर ज़्यादा भरोसा किया, और मैंने उस आत्मा पर भी ज़्यादा भरोसा किया कि ये बुरा नहीं करेंगी। मुझे उतना यकीन था, पता नहीं क्यों। आपका वो इंस्टिंक्ट आपको बता रहा था कि जी। उसके बाद के इंस्टिंक्ट ने मुझे तो मना कर दिया कि भाई मत सुनना, बिकॉज वो जो डेथ जो एक हुई थी वो एक्चुअली बहुत ही दर्दनाक डेथ थी उस लड़की की। वो 10th फ्लोर से गिरकर जी। तो रिलेशन में थे, तो जब मैं उसकी मैयत में जाते हैं और बॉडी मेरे सामने से लेके गए लिफ्ट में, तो तभी मैंने महसूस किया कि कुछ नहीं है वहाँ पर। मैंने सिर्फ बॉडी है, समझ गई। स्पिरिट आत्मा कुछ है ही नहीं, सिर्फ बॉडी है। उसको ऊपर घर पे एक लास्ट टाइम लेके जाते हैं ना, तो दैट वाज हॉरिबल। उस रात जो मैंने फेस किया, मुझे मेरे लोअर स्पाइन से लेकर पैर की लास्ट उंगली तक आई वॉज इन सो मच ऑफ पेन। मुझे मेरी लोअर बॉडी महसूस ही नहीं हो रही थी, एंड आई कुड जस्ट मूव माई हेड अ लिटिल बिट। थोड़ा सा ही मैं हिला पा रही थी अपनी गर्दन को, एंड मुझे इतना महसूस हो रहा था कि कुछ तो भी है जो मुझे मैंने वो पेन दे रही है, क्योंकि आप पे हावी होने की कोशिश कर रही थी। हाँ, एंड मैंने तभी मन में ही अपना गुरु मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मेरे तकिए के नीचे हमेशा रुद्राक्ष की माला होती है, फॉर दिस रीज़न ओनली। और वो रुद्राक्ष की माला थी। आई जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड उस रुद्राक्ष की माला पर। मैंने अपना गुरु मंत्र मन में बोलना शुरू कर दिया। फिर भी कुछ आधे एक घंटे के बाद वो जो हैवीनेस थी, वो जो पेन था, वो मेरा बॉडी में से कम होना शुरू हो गया। तो पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये ऐसे क्यों हुआ है। फिर नेक्स्ट डे मैयत से आने की वो वाली रात को तो मेरे को ये हुआ। नेक्स्ट डे जब डिटेल्स बाहर आए उस लड़की के कि सुसाइड था या एक्सीडेंटल डेथ थी या क्या था, तो तभी पता चला कि दैट गर्ल, उसकी लोअर बॉडी पूरी क्रश हो चुकी थी। एंड फिर मैंने जब मुझे सुनने में आना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि एक कोल्डनेस आ रही है, एक रोंगटे से एकदम से ये हो रहे हैं कि उसका दर्द मैंने महसूस किया। तभी वो जब बॉडी लेके जा रहे थे मैं एकदम वहीं पर थी, तो मैंने तभी कुछ महसूस नहीं किया। सिर्फ बॉडी मैंने देखी तक नहीं, क्योंकि वो इतनी कवर्ड रैप्ड अप थी, बट मैंने कुछ महसूस नहीं किया था। नो स्पिरिट, नथिंग। और नॉर्मली मैं अवॉइड करती हूँ मैयत वगैरह में जाने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली। बट फैमिली में और कोई था नहीं, एंड मी बीइंग द एल्डेस्ट बहू, मुझे जाना पड़ा, तो मैं गई। एंड इट वॉज टेरिबल। वो जो मैंने पेन महसूस किया, तभी मुझे लगा कि उस बच्ची ने कितना पेन सहा होगा कि उस। एंड शायद कुछ लोगों ने कोशिश भी की कि उसकी आत्मा को बुलाकर पूछे, तो उन्होंने मुझे भी पूछा कि मीरा तुम बुलाओगे उसे, बात करवाओ, पूछो उसको कि एक्सीडेंटल था, सुसाइड था। ऐसे मैंने तुरंत ही मना कर दिया उनको। मैंने कहा कि आपको पता है रात को मेरे साथ ऐसे हुआ, वो बच्ची को मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसको नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि वो जब तक उसने एक्सेप्ट कर लिया अपनी डेथ को, उसकी स्पिरिट ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसने सिर्फ मुझे अपने दर्द का एहसास दिलाया, उसके बाद वो अपने आप चली भी गई।
तो आप क्यों उसको याद दिलाना चाहते हो? उसका 6 साल का मासूम बच्चा भी है, वो एक माँ है, वो कितनी तड़पेगी अगर उसे आप ऐसे बुलाओगे तो प्लीज़ आप, मुझसे आपने कहा, लेकिन आप किसी और को भी मत जाकर बताना कि उसको बुलाना, या जस्ट उसके लिए आप प्रे कीजिए कि वो, उसकी आत्मा जो है वो, उसने जब अपनी डेथ एक्सेप्ट कर ली है तो उसको बस वहीं शांत रहने दीजिए। राइट। क्योंकि अगर बुलाएंगे तो वो पीड़ा में आएगी, फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड मुझे वो हैंडल करना, फ्रैंकली मुझे वो हैंडल करना नहीं आता है, क्योंकि मैं कभी किसी से सीखी नहीं हूँ। मेरे ऐसे तंत्र मंत्र वाले कोई गुरुजी नहीं है, मैं किसी से नहीं सीखी हूँ ये। तो मुझे भी डर था कि मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने तो मना ही कर दिया। एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप भूल जाइए इस चीज़ को, आप मत कीजिए, मत बुलाइए उसे। जो भी हो, एक्सीडेंट हो, सुसाइड हो, या उस लड़की के मन में जो भी चल रहा हो, फॉरगेट अबाउट इट। उसकी फैमिली को भी भूलने दीजिए, लेट देम मूव फॉरवर्ड। एंड आई डोंट नो, उन्होंने मेरी बात मानी नहीं मानी मुझे नहीं पता, दे डिडंट अप्रोच मी। और मैंने भी वहीं पर उसको रेस्ट करने दिया इस बात को, बिकॉज इट्स मुझे, हाँ, वो बहुत ही दर्दनाक है। वो आप सुनकर ही हमें लगता है कि यार 10th फ्लोर से कोई, वो तो द पेन, पता नहीं अभी गिर गई है वो। मैंने भी सोचने की कोशिश ही नहीं करी ना, क्योंकि अगर मैं सोचूं और कहीं ना कहीं वो, एक बार तो वो स्पिरिट ने मुझे आके अपना पेन दिखा दिया, राइट। मैं क्यों उसे बार बार खुरे दूं? और जब मुझे खुद को ही उसका इलाज नहीं पता है, अगर वो आ गई तो मैं क्या करूं मुझे नहीं पता, तो मैं क्यों उसको, वो एक होता है ना उंगली करे, क्यों मैं करूं उसको? मुंबई भाषा में भी कहते हैं ना, उंगली मत करो। बराबर। तो मैंने सोचा मैं क्यों उसको जाके ऐसे छेड़ूं कि भाई तू आ, जब मुझे उसका रास्ता ही नहीं पता। तो मैंने बस वहीं पर उसको, वो चीज़ को मैंने वहीं पर ये कर दिया। एंड जब भी मैं प्रे करती हूँ या किसी ऐसे मंदिरों में, एंशिएंट मंदिर वगैरह में, टेम्पल्स वगैरह में जाती हूँ, तो आई जस्ट प्रे फॉर ऑल द स्पिरिट्स दैट हैव कम इन कांटेक्ट विद, कि भाई उनको मुक्ति दो। बस उससे अलावा तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। ये हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था, आई विल से दैट। हमारे यहाँ पे ना जब कोई गुजरता है तो कोई भी, मतलब रीज़न कुछ भी हो, एक्सीडेंट हुआ हो या अटैक आया हो, मतलब कोई भी बीमार हो बहुत दिन से, तो नॉर्मली क्या होता है ना, अगर कुछ मतलब टाइम के पहले अगर कोई गया है, मतलब यंग है काफ़ी, कुछ बीमार नहीं थे, और अचानक से अगर चले जाते हैं ना, तो आई थिंक सो 12th या 13 डे में ना माला लगाई जाती है। ओके। आई डोंट नो बाकी जगह पे ये रिचुअल है या नहीं है, पर हम लोग के यहाँ पे है। तो जो भजन वाले होते हैं ना, वैसे ये अलग से भजन होता है उनका, कुछ अलग ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका गाना अलग होता है। हाँ, मराठी में ही होता है, पर थोड़ा अलग होता है। वो लोग भी अलग होते हैं, नॉर्मल जो भजन वाले होते हैं ना उनसे अलग होते हैं। ओके। और ये वो लोग को यही काम के लिए बुलाया जाता है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग होते हैं। ये तो मैंने पहली बार सुना है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी आपने ये इंटरेस्टिंग जानकारी मुझे दी है अभी। तो हम लोग के यहाँ पे तो होता है, माला लगाना बोलते हैं हम लोग के यहाँ पे। तो जो भी ऐसे अकाल मृत्यु जिनका हुआ होता है ना, तो बुलाते हैं, तो वो लोग आते हैं, फिर उनका कुछ होता है पूजा वूजा का, वो करते हैं, और फिर वो स्टार्ट होते हैं, वो कुछ माला लगाते हैं, अपना खाने के पत्ते होते हैं ना पान वाले, उनकी माला कुछ लगाते हैं शायद। तो बचपन में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी। तो मेरी दादी जो थी ना, वो गांव में रहती थी, तो उनको ना अस्थमा था, तो अस्थमा के साथ साथ ना उनको थोड़ा एज भी हो गया था, उनको भी फीवर भी आ रहा था। तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे डैड को कि ऐसा ऐसा है, मैं बीमार हूँ। और दादाजी थे नहीं, बहुत बचपन में चले, मतलब मेरे बचपन में चले गए थे। तो दादी को यहाँ पर लेके आ गए, तो उनकी हालत ना दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। तो आई थिंक सो केम हॉस्पिटल, शायद आपको पता है, वहाँ पे रखा था। 2 दिन ही रखा था उनको, बुखार कम ही नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे अस्थमा बढ़ने लगा, बीपी लो होने लगा, तो सब लोग समझ गए कि ऐसे ऐसे। पर मेरी दादी ना मेरे छोटे वाले जो चाचा है ना, उनसे बहुत प्यार करती थी। तो मैं, और गांव से कोंकण में हूँ, तो एटलीस्ट 4 घंटे तो लगते हैं, मतलब रायगढ़ से तो 4-5 आवर्स। हाँ, 4-5 आवर्स लगते हैं। तो उनको बताया, और तभी आई थिंक सो फ़ोन वोन भी नहीं थे,
तो तार लिखते थे, तभी की बात है। तो चाचा को पता चला, तो चाचा आने तक थोड़ा टाइम हो गया, मतलब काफ़ी लेट हो गए। तो मॉर्निंग में ना, अर्ली मॉर्निंग मेरी मम्मी हॉस्पिटल से जस्ट घर पे आई और हम लोग को फ़ोन आ गया, मतलब यहाँ पे तो लैंडलाइन आ गए थे। तो मम्मी बोली अरे ऐसे ऐसा हो गया, शिट मैं अभी आई हूँ, वापस मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है जाओ, और मम्मी जस्ट निकलने की तैयारी कर रही थी, फिर से फ़ोन आ गया कि नहीं दादी की सांसें ना वापस आ गई है। और फिर मेरी मम्मी गई, फिर मम्मी ने हम लोग को बताया कि जैसे ही चाचा आए ना, दादी की सांसें वापस आ गई थी और वो ब्रीथ करने लगी थी। फिर चाचा से मिली, बात की कि नहीं वो उतना मैंने पूछा नहीं, पर वो मिली और फिर उसने दम तोड़ दिया। और फिर जब वो माला लगाई थी ना, तो जिस हिसाब से अस्थमा पेशेंट की डेथ होती है ना, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस हिसाब से अभी मुझे याद नहीं किसके बॉडी में आई थी मेरी दादी की आत्मा, पर वैसे ही बात कर रहे थे जैसे सांस लेने में ऐसे तकलीफ होती है ना, वैसे बात कर रहे थे और सबको पूछ रहे थे। और मेरे छोटे वाले चाचा को मतलब बुला के पास में बिठा के उनसे बात कर रहे थे। नाम तो नहीं लूँगी मैं थोड़ा मतलब पर्सनल है तो हाँ, अच्छा नहीं, हाँ मतलब उनके नाम से उनको सहला रहे थे, पास में बिठा के रखा था। तो ये देखा था मैंने, मैं काफ़ी छोटी थी, आई थिंक 10th में थी, तो उतना बिलीव नहीं होता था कि क्या ये मतलब, पर अभी आपने जो कुछ बताया तो मुझे याद आ गया। तो अभी ऐसा कहीं पे करते तो मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद मानती नहीं हूँ वैसा, पर अभी आपने ये सब किस्से मुझे बताया तो मुझे थोड़ा रिलेट हो रहा है कि नहीं कुछ तो होगा, इसीलिए तो इतना खर्चा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, राइट। मुझे एक्चुअली काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि लाइक आप ऐसी सब चीज़ों में मानते हो, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो मेरा एक यही एक, अगर आप उसको साइंटिफिकली भी अगर आप देखना चाहें तो आप खाना क्यों खाते हैं? आप खाना खाते हैं तो रीज़न क्या है अकॉर्डिंग टू साइंस? एनर्जी के लिए, फॉर एनर्जी, राइट। आप वो एनर्जी कहाँ यूज़ करते हो? चलने में, फिरने में, अपना काम करने में। बट हमने साइंस में ये भी सीखा है कि एनर्जी जस्ट कन्वर्ट्स, इट नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड, राइट। तो आप रोज़ खाना खाते हो, 3 बार 4 बार खाना खाते हो, अच्छे से खाते हो, सब एनर्जी सब तो यूटिलाइज नहीं होती है। तो जो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती तो वो कहाँ जाती है? सो बेसिकली वो एनर्जी आपकी ऑरा फॉर्म हो जाती है, राइट। हम देयर आर सम प्रैक्टिशनर्स जो एनर्जी को हील करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, पता है मुझे। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती उन प्रैक्टिसेस के, बट वो काफ़ी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें वो लोग एनर्जी वगैरह हील करते हैं, राइट। तो वो एनर्जी हमारे पास आती कहाँ से है? तो वो एनर्जी क्या है? वही एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम एक्चुअली में अगर हम चाहें तो हम फील कर सकते हैं उस एनर्जी को। उतना आपका मेडिटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, उतना आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ऑरा भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप वो ऑरा फील कर सकते हो और वो आप खुद की एनर्जी फील कर सकते हो। तो ये सब आप जब एनर्जी फील करते हो तो जब आपकी डेथ होती है तो एनर्जी कहाँ जाती है? सो दैट इज़ व्हाट इज़ योर स्पिरिट, वो आपकी आत्मा ही है। तो वो आत्मा, और हम तो अपने शास्त्र वगैरह में पढ़ते भी हैं कि आत्मा मरती नहीं है, वो सिर्फ रूप बदलती है, राइट। जीव के जो 72 फॉर्म लाइफ फॉर्म्स हैं या 182 आई डोंट नो, कुछ लाइफ फॉर्म्स हैं, उनको उनमें वो रोटेट होती जाती है, कन्वर्ट होती जाती है, स्पिरिट वहाँ से वहाँ जाती है। तो बस वही स्पिरिट है और वही आत्माएं होती हैं जो हमारे पास होती हैं। तो लोग कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो डर क्यों? आप मरा हुआ ही इंसान ही तो है, वो जो गया वो किसी का रिलेटिव था, किसी का फादर था, किसी की मॉम थी, तो उन आत्माओं से डरने का कोई खास रीज़न नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस आपने उनका कुछ खराब किया हो तो कोई ऐसा रीज़न नहीं बनता है डरने के लिए। एंड आत्माएं जो ऐसी हैं वो आपके इर्द गिर्द रहती ही हैं, आप उनको देख नहीं पाते हो, राइट। तो आपने कहा कि वो भजन वगैरह सब करते हैं, तो ये सब आप मानो तो ठीक है, ना मानो तो यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी, आप
वो एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा। अभी आपने मेरा एक्सपीरियंस सुना तो आपने उसको कनेक्ट किया, लेकिन जब आपको खुद को वो एक्सपीरियंस होगा तो आप शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं उनका कुछ ना कुछ ऐसा साइंटिफिक रीज़न होता है जो एक्चुअली पास ऑन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, बट नहीं, उसके रीजंस हैं जो जनरेशंस हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कि जनरेशंस आए नहीं हैं, रीजंस प्योरली नहीं आए हैं। और हम लोग ऑब्वियसली वेस्टर्न एजुकेशन जो हमारा सबका रहा है इंग्लिश में, राइट, उसके चलते हम लोग ने वो एक्सेप्ट नहीं करा। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है तो हम लोग मानते नहीं है। लेकिन हम लोग वही सेम चीज़ें अगर हम लोग हैलोवीन के नाम पर या किसी और के नाम पर हम लोग वो मानते हैं, थैंक्सगिविंग हम लोग मानते हैं। यही चीज़ें हम इंडिया में किसी और नाम से है, राइट, साउथ में किसी और नाम से होगा, ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में कुछ और नाम से है, वेस्ट साइड ऑफ इंडिया कुछ और नाम से है, बट इट इज़ अल्टीमेटली देयर। ये सभी चीज़ें हैं। एंड अगर आप नहीं मानते हो मत मानो, बट डिसरिस्पेक्ट प्लीज मत करो, राइट, जस्ट रिस्पेक्ट करो, डिसरिस्पेक्टफुल मत रहना। मैं बस वही, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैं मोस्टली सबको कहती हूँ कि आपको मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं है, मेरे चीज़ों बातों पर भी नहीं है, मत करो, छोड़ दो, आप छोड़ दो। टेक व्हाट यू वांट, लीव व्हाट यू डोंट वांट, लेकिन डिसरिस्पेक्ट प्लीज मत करना, क्योंकि उसका जवाब वो लोग पलट के कैसे देंगे वो तो किसी को नहीं पता। तो आप भगवान में मानो, दानव में मानो, ना मानो, आपकी मर्जी। तो बस डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की, राइट। तो आप भी अगर कोई चीज़ देखो, आपने कहा कि गांव में ये सब हुआ, आपको रीजंस नहीं पता थे, रीजंस खोजने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि वो रीज़न अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप खुद ही एक चक्रव्यूह टाइप में फंस जाओगे, जहाँ पर आप खुद एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस के बीच में फंस के रह जाओगे, और आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आपको क्या बिलीव करना है, क्या नहीं करना है। एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जस्ट एक्सेप्ट व्हाटएवर इज देयर एंड मूव अहेड, चलते रहना, दैट्स इट। चलते रहना चाहिए, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग और रियल इंसिडेंट आपने शेयर किए हमारे साथ, और कुछ स्टोरीज बताना चाहेंगे आप? जैसे आपने कहा आप 10th में थे एंड ऑल दैट, तो मैं भी एक्चुअली 10th में ही थी, और मैं गांव नॉट फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली, बट काफ़ी सालों के बाद मैं गांव गई थी। और हमारे में किसी का नया घर होता है और पूजा पाठ वगैरह रखते हैं ना, तभी पितरों को भी बुलाते हैं, राइट, टू ब्लेस द हाउस, घर को फैमिली को ब्लेस करने के लिए। तो वहाँ पर उसका जो कुलदेवी जो हमारी हैं उनका फ़ोटो, कुल देवता का फ़ोटो होता है, एंड वो दीवा वगैरह सब करते हैं। एंड आसन पर, फ्लोर पर आसन पर बिठाते हैं एक जन को, और उसके हाथ में ऐसे गेहूँ या आई डोंट रिमेम्बर द फूड ग्रेन, कुछ ऐसा फूड ग्रेन रख के दीवा रख देते हैं उसके हाथ के ऊपर, एंड उसको ऐसे करके बैठना होता है। हाथ दीवा हाथ में होता है, यू हैव टू सिट। तो वैसे काफ़ी लोगों को बैठा रहे थे बार बार। अब उठा के मेरे को भी बिठा दिया। मुझे तो पता ही नहीं ये क्या चल रहा है। एंड हम ऑब्वियसली बॉम्बे से आप गांव जा रहे हो, यू डोंट बिलीव इन ऑल सच थिंग्स, ओके। मेरा भी वही था हाल तभी। मेरे को बिठा दिया, मैं बैठ गई फ्लोर पर। एक तो फ्लोर पर बैठने की आदत नहीं है, इतने टाइम तक फ्लोर पर बैठना होता है। तो फ्लोर पर बैठा दिया, एक तो हाथ में वो दीवा दे दिया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मैं ऐसे बैठी हूँ दीवा हाथ में लेकर, और बोला वहीं पर देखो। बोला ये हिप्नोटाइज कर रहे हैं क्या, बिकॉज हम मुंबई से आए हैं, तो हमारे माइंड में और यही सब ना कि क्या अभी ये लोग मुझे हिप्नोटाइज करने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर ऐसे दीवा हाथ में पकड़ शोल्डर पेन होने लगा, तो आई स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। मतलब वो हर एक को दिया देके वो ट्राई कर रहे थे किसकी अंदर आ रही है वो। तो जैसे ही मैं ऐसे वाइब्रेट, मेरा हाथ वाइब्रेट पेन से शुरू होने लगा, उनको लगा कि मेरे में आत्मा एंड उन्होंने वो जो
कंजे, आपको पता है कंजे? कंजा इज बेसिकली ब्रॉन्ज जैसा कुछ एक मटेरियल होता है जिसके पहले हम लोग कच्छ से हैं, तो वहाँ पर कंजे की थालियों में खाना वगैरह खाते थे। ओके, कासे बोल रहे हो? कासा, राइट, कासा। तो वो कासे के बर्तन को बजाते हैं, लेकिन बाम्बू से ही बजाएंगे। वो भी पेड़ की डाली ऐसे तोड़कर उससे बजाते हैं। वो जो हल्का हल्का तो बज ही रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन जैसे ही मैं शिवर लाइक ऐसा मूवमेंट होने लगा, जोर जोर से बजना उनका शुरू हो गया। जो ब्रेक लेकर बाहर गए थे वो लोग भी दौड़ के आए, हर जोर जोर से बजाना शुरू, बजा रहे और मैं यहाँ पर का शोल्डर पेन हो रहा था कंटिन्यूस। आप कितनी देर ही रख सकते हो ऐसे। फिर कोई आके बोला, मुंबई से है, इसको कुछ पता नहीं है, इसमें जरूर आएगा। एंड मैं बोल, क्या आने वाला है? फिर मेरे दादाजी आए, उन्होंने कहा भाई इसमें कुछ नहीं आने वाला है, इसको उठाओ यहाँ से और रवाना करो इसको। So that was something जो मैं, और फिर मैं जब उठी ना, मैं वहाँ से बाहर निकली, अपने हम लोग का जो एंसेस्ट्रल घर था वहाँ मैं गई, और मैं जो हंस रही थी पागलों की तरह। मेरी दादी पूछ रही क्या हुआ, मैंने दादी को पूरा बताया कि दादी ऐसे, तो दादी बोले इस बात पर हंसना नहीं चाहिए। एंड आई वाज लाइक, क्यों नहीं हंसना चाहिए? बोले तुझे लगता है कि वो हंसने वाली बात है, बट एक काम करना, जब ये सब होगा ना तब वहाँ बैठ कर देखना। एंड फॉर 3 nights हम लोग उसी कमरे में, 10 by 10 का छोटा सा कमरा, सब लोग बैठे थे। 2 रात कुछ नहीं हुआ। तीसरी रात एक जो हमारी चाची थी, उनका आवाज़ सडनली बदल गया। वो जब बैठी थी वहाँ पर, एंड तब जो हम कहते हैं ना, जो मुझे डर लगा है, बिकॉज वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो मेरा, आप कह सकते हैं कि वेरी फर्स्ट सामना, जो एक होता है ना, एक अलग एनर्जी से एक एक्सपीरियंस, एक एकदम नया, वो हुआ। वो जो आत्मा थी वो हमारे पितरों की नहीं थी, वो किसी और की थी, और वो गोश्त मांग रहा था। शिट। और हम लोग तो प्योर कट्टर वेजिटेरियंस हैं, गोश्त वोश्त तो खाते नहीं है। और वो ना एकदम उनका जो बोलने का तरीका था, बैठने का तरीका था, पूरा चेंज। तो समझ में तो आ गया कि ये कुछ गलत हो रहा है। तो हमारे गांव के बगल वाले गांव में ही तभी 103 साल के एक बाबा जी रहते थे। दैट टाइम वो 103 साल के थे। तो जो हमारे ड्राइवर थे, उनको रास्ता पता था, वो जंगल वगल से थोड़ा होकर गाड़ी का रास्ता पता था। जीप थी हमारे पास तभी, तो वो ड्राइवर को भेजा कि वो गांव से बाबा जी को लेके आ। रात के 2 बजे थे। हमारे ड्राइवर जो थे वो गए और बाबा जी को लेके आए। 1 घंटा ऑलमोस्ट लगा होगा, 1.5 आवर बाबा जी को आते आते। तब तक जो आत्मा थी वो जाने को तैयार ही नहीं थी। Shit. और वो चाची का, आप एक तो वो इतनी पतली सी थी, और एक कह सकते हैं एकदम नाजुक सी थी वो, और वो आत्मा एकदम स्ट्रॉन्ग। और बस एक ही बात, मुझे गोश्त दो, ये दो, वो दो, उसकी डिमांड्स बढ़ती ही जा रही थी। अब उसको निकाले भी कैसे, किसी को कुछ पता नहीं। बाबा जी आए और उन्होंने पहले तो उनके बाल पकड़े, नींबू वगैरह सब लिया। और हम साइंस एक्सपेरिमेंट में जो लिटमस टेस्ट वाला एक्सपेरिमेंट देखते थे, तो वो नींबू कट किया, रेड आने लगा। तभी भी मुझे डाउट था, क्योंकि ये तो हमने साइंस में पढ़ा था। 10th स्टैंडर्ड तक तो हम ये पढ़ ही चुके होते हैं भाई, लिटमस टेस्ट, रेड एंड ब्लू। यस। नींबू वाला आप काटो तो वो रेड कलर आता है उसमें। तभी भी मुझे विश्वास नहीं था। यार क्या है यार, ये बाबा जी भी, ऐसा थोड़ा सा एटीट्यूड था मुझ में, मन में तभी। बट जैसे ही उन्होंने वो नींबू काटा, साथ में बाल थोड़े से उनके खींच के निकाले उन्होंने, और कुछ तंत्र वंत्र पता नहीं उन्होंने, मुझे ठीक से याद भी नहीं उन्होंने क्या किया था, बट उन्होंने कुछ किया। एंड उनके सर पे से
टैप किया, जैसे ही टैप किया चाची नीचे बेहोश हो गई। 2 सेकंड के बाद उठकर क्या हुआ, उनका नॉर्मल टोन। फिर तभी भी थोड़ा सा था, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता। एक होता है ना, आप अपने आप को आप देख रहे हो फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं तैयार। तो मेरा भी वही हाल था, लाइक नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर बाबा जी ने बोला कंटिन्यू करो, वो बजाना, सब कासे वगैरह सब बजाना। सब लोग ने वो कंटिन्यू किया। फिर एक के बाद एक पितरू आने लगे, कभी चाची के बॉडी में, कभी दूसरे एक अंकल थे उनकी बॉडी में। और अगर कोई फीमेल है और वो अंकल के बॉडी में जा रही है तो उनका आवाज़ लिटरली फीमेल जैसा। तब फिर वो पूरी रात वो सिलसिला चला। उसमें मेरे ग्रैंडफादर के डैड या वो भी कोई आए थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट उनको मेरी मॉम से कुछ लेना था, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बुलाया। मम्मी तभी गांव में ही थी, तो मम्मी को बुलाया एंड मम्मी को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दिए कि मुझे तेरे हाथ से ही पानी पीना है और कहाँ पर किधर जाके क्या करना है, पूरा उन्होंने खुद नहीं एक्सप्लेन किया मम्मी को कि ये दिन पर ये प्लेस पर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को जाकर ये तुझे करना है करके। तो वो सब जब मैंने पूरी रात देखा ना, दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं कुछ तो है कुछ। एंड जो मैं हंसी थी वो हंसी तो ऑब्वियसली गायब ही हो गई थी बाद में बट तभी एक था कि नहीं ये है, और ये सिर्फ गांव में नहीं है, मुंबई में भी होता है, शहरों में भी होता है, सिर्फ हम एक्सेप्ट नहीं करते। राइट। तो जब ये देखा ना तो एकदम फुल एंड फाइनल हो गया था कि नहीं, आत्मा स्पिरिट सब होता है। और जो हमारे गांव में विधियां करते हैं कुछ, तो उनका वो प्रॉपर है। जैसे अभी आपने कहा वो विधि की है और आवाज चेंज हो गया, तो वो एक्चुअली में आवाज चेंज होता है। एंड एक्सप्रेशंस, एंड अगर आप किसी को जानते हो और वो जान पहचान वाला प्रियजन जो ऑलरेडी चले गए वो आते हैं ना, तो आपको ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो कैसे बिहेव करते थे। अननोन पर्सन है तो आपको लगा कि वो शायद ढोंग कर रहा है, वो ऐसे हमें सडनली आउट ऑफ द ब्लू मैं आवाज चेंज करके बात कर दूं। यू विल नॉट बिलीव, बिकॉज आई एम जस्ट समबडी, मैं कोई तो भी हूँ, बट अगर आपके किसी नोन पर्सन के जैसे अगर मैं अचानक से बिहेव करने लगूं या उनकी आवाज में आपसे बात करने लगूं, तो आप बिलीव करोगे। तो दिस वाज, आपने गांव की बात की तो मुझे ये एक्सपीरियंस मुझे याद आया। आपने बोला ना ऐसे, मतलब जो भी इंसिडेंट आपने बताए तो मैं रिलेट कर पाई, क्योंकि तभी 10th में थी और बॉम्बे से हम लोग मतलब उतना बिलीव नहीं करते, एक्चुअली नहीं बिलीव करते हम लोग। तो हम लोग क्या है ये क्या है, और सबको सब जो पोता पोती सब थे सबको बिठाया था हम लोग को। और कैसे होता है ना, जब बच्चियाँ मतलब लड़कियों के जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा हम लोग को प्यारे ऐसे बोलते हैं ना, तो उनको ज़्यादा क्लोज बिठा दिया था कि आप ये पास में बैठो और हम लोग थोड़ा पीछे। और फिर बाद में हुआ भी वैसे कि उनको ज़्यादा प्यार मिल रहा था मैंने बोला पक्का ये फेक है फिर। पर अभी आपने जब कहा ना तो थोड़ा थोड़ा मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि है, मतलब वैसे बहुत बार देखा है मैंने ये चीज़, पर कभी मैंने बिलीव नहीं किया। अब आई होप अब बिलीव करो थोड़ा सा नहीं, मैं आगे भी अगर कुछ है तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगी जानने की एग्जैक्टली क्या है, कैसे होता जस्ट है। अपना माइंड ओपन रखिएगा, दैट्स इट। उसको तुरंत ही जज नहीं करूंगी। हाँ, जज मत कर दीजिएगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स इट। थैंक यू सो मच मीरा जी, आप यहाँ तक आए और आपके इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके स्टूडियो पर, एंड मैं अपनी बातें भी शेयर कर पाई आपसे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो लवली पीपल, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक गुड न्यूज़। हाँ दोस्तों, हम लाने वाले हैं वेलकम होम का सीज़न
2। तो दोस्तों कमेंट करिए कौन कौन एक्साइटेड है सीज़न 2 के लिए एंड स्टे ट्यून।